प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर भी अद्भुत है। लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं उतरा। जिसने इसे चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात वहां आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पहली बार आयोजित इस तरह की डिजिटल प्रदर्शनी की थीम आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार आयोजित इस डिजिटल प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान को डिजिटली बखूबी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही प्रवासी भारतीयों से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, हाल ही में विकसित महाकाल लोक और अन्य स्थानों को देखने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ का अध्यात्म आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है।
मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही प्रवासी भारतीयों से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, हाल ही में विकसित महाकाल लोक और अन्य स्थानों को देखने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ का अध्यात्म आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण, बिना जांच एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी रोकने समेत 21 मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करनी सेना परिवार का महाआंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। सोमवार की दोपहर को जम्बूरी मैदान से एमपी नगर जा रहे करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भेल चौराहे पर पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को रोक देने के बाद करनी सेना एवं सर्व समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। साथ ही संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर धरने के दौरान उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस कर्मियों से बहस भी हुई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुंछ जिले में रविवार देर रात कुछ घरों पर पत्थर फेंके गए। इससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। लोगों को डर है कि राजौरी जैसी घटना फिर हो सकती है। पत्थर किसने फेंके यह पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बता दें, सुरक्षा बलों ने 7 जनवरी की रात पुंछ के बालकोट सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से एक AK-47, AK-56 राइफल, एक चीनी पिस्तौल, 2 चीनी हथगोले और 2 IED बरामद किए थे। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी आतंकी वारदात हुई थी। आतंकियों ने राजौरी जिले के डांगरी गांव में 1 जनवरी यानी रविवार की शाम फायरिंग की थी। इस हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई थी और 7 घायल हुए थे। लोगों ने बताया कि आतंकी हमारे घरों में आए और आधार कार्ड देखकर दनादन गोलियां बरसा दी। उनके टारगेट पर बाहरी लोग थे। तमिलनाडु सरकार ने खून से बनी पेंटिंग पर रोक लगा दी है। इसकी वजह राज्य में ब्लड आर्ट के चलन में तेजी को बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने सेफ्टी कंसर्न से यह फैसला लिया है। चेन्नई के 20 साल के गणेशन की गर्लफ्रेंड का पिछले साल 10 दिसंबर को बर्थडे था। गणेशन अपनी गर्लफ्रेंड को कोई यूनिक गिफ्ट देना चाहता था जिससे उसका प्यार सबसे अलग दिखे। इस दौरान उसके एक दोस्त ने उसे ब्लड आर्ट के बारे में बताया, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें आप अपने खून से अपने किसी भी करीबी की तस्वीर बनवा सकते हैं। गणेशन को यह आइडिया काफी यूनिक लगा। वो चेन्नई के एक ऐसे स्टूडियो में गया। यहाँ पर गणेशन ने A4 साइज की पेंटिंग बनवाने के लिए 5 मिलीलीटर खून दिया। तमिलनाडु में गणेशन की तरह ही सैकड़ों मामले आए हैं जिसमें लोग अपनों के लिए खून से पेंटिंग बनवा रहे हैं।
28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर एम.ए. सुब्रमण्यम चेन्नई में अचानक खून से पेंटिंग बनाने वाले एक स्टूडियो में पहुंचते हैं। यहां पर पेंटिंग के लिए रखे गए कई ब्लड की शीशियों और नीडल्स को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त वो खून से पेंटिंग बनाने वाले स्टूडियो पर बैन लगाने का ऐलान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या संस्था खून से पेंटिंग बनाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कंजावला केस के आरोपियों को सोमवार को रोहिणी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। रोहिणी कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले मामले में एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में आरोपी आशुतोष के वकील ने जमानत याचिका लगाई और कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने पुलिस को बिना बताए कार पार कर दी थी। पुलिस ने कहा कि इसके रोल की जांच जारी है। पुलिस ने जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि जरूरत हुई तो अगले कुछ दिनों में फिर हिरासत में ले सकते हैं।